नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रस्तुत व्याख्यान और पीपीटी भारतीय संविधान का निर्माण, मुद्दे, दृष्टिकोण एवं स्रोत पर आधारित है। ये व्याख्यान एमए उत्तरार्ध लोक प्रशासन के भारतीय संविधान पेपर के लिए है और इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान के निर्माण पर एक विहंगम दृष्टिकोण, साथ में जो निर्माण की प्रक्रिया रही उस पर, और जो मुद्दे भारतीय संविधान सभा के सामने रहे उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ऐसा नहीं है कि संविधान सभा से पूर्व प्रयास नहीं किए गए। संविधान सभा के निर्माण से पूर्व भी प्रयास किए गए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक का प्रस्ताव रखा और उसमें स्वराज भारतीय शासन का एक मूल बिंदु रखा और साथ में ये रखा कि स्वराज के बिना, जैसे उनका नारा भी है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये उसी दृष्टि को या उसी विचार को पलवित करता है। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने ये अपना विचार रखा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, अर्थात भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण होगा। 1926 में, यहाँ 26 लिखा हुआ है, 1926 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में एक तंत्रीय या एक संविधान का प्रस्ताव या उसमें अपना वो रखा। तत्पश्चात एम.एन. रॉय ने ये विचार रखा कि संविधान सभा या संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण सभी विचारों या विचार मान्यताओं वाले लोगों की सभा के द्वारा होगा। उसी प्रकार 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा कैसी होगी या संविधान सभा का क्या अर्थ है और क्या उसका भारतीयों के लिए महत्व होगा, इस पर चर्चा की। 1936, 1937 और 1938 के अधिवेशनों में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के बारे में या संविधान सभा के बारे में विचार विमर्श किया और ये प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को अपने संविधान का अधिकार स्वयं देना चाहिए। तत्पश्चात देसी नरेशों व यूरोपियन जो थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन 1940 में जब मुस्लिम लीग को लगा कि पाकिस्तान की मांग मान ली जाएगी तो उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 2 संविधान सभाओं के गठन किया जाना चाहिए और लीग भी संविधान सभा के पक्ष में आ गई। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने ये किया कि भारतीयों को संविधान बनाने का उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार ने भी ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाएगा। उसी कड़ी में 1942 में लॉर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया और इस क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स मिशन का विरोध किया गया
और इवन देन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक कहा गया, वो भी डूबते हुए बैंक का। अर्थात जब पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए द्वितीय विश्व लड़ा जा रहा था और साथ ही ये लगने लगा कि जिन यूरोपीय कंट्रीज़ की कॉलोनीज है, जिन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे हैं, उनको छोड़ने होंगे, तो ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। तो स्वाभाविक रूप से तय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से भारत को जल्द ही मुक्ति मिलने वाली थी और पूरे विश्व में जो विरोध चल रहा था या लोकतंत्र के पक्ष में लहर चल रही थी, उसमें भारत को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला था। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार जब दूसरे विश्व युद्ध में उसने विजय हासिल कर ली, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने, तो ये दबाव बना विश्व के अन्य देशों के द्वारा। और 1945 में यूएनओ की स्थापना के बाद में भी दबाव बना कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो 1946 के कैबिनेट मिशन आया और उसने प्रस्ताव रखा कि भारत में 389, इसमें शब्द कट गए हैं, 389 सदस्यों की एक संविधान सभा होगी। इस संविधान सभा में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 4 चीफ कमिश्नरों से होंगे और 93 सदस्य जो हैं वह रियासतों से होंगे। इस प्रकार से 389 सदस्यों से मिलकर एक संविधान सभा का निर्माण होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, चीफ कमिश्नर के सदस्य और देसी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। अर्थात भारत के सभी जो स्टेक होल्डर है उनका समावेश होगा। ब्रिटिश प्रांतों के लिए ये तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किया जाएगा। साथ ही मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था होगी और सिखों के लिए अलग प्रकार। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो थी या क्राउन की जो सरकार थी, उसने डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी उसका त्याग नहीं किया, कहीं न कहीं उसका उसमें समावेश किया। ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य होंगे उनका मनोनयन किया जाएगा और जो मनोनयन होगा वह समझौता समिति, जो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि उनसे मिलकर बनी होगी। साथ ही देसी रियासतों की एक मनोनीत समिति होगी, वो मिलकर के देसी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। एक जो दुखदाई बात इसमें, या जिसको हम आलोचना इसी समय कर देते हैं, ये कि प्रांतों के लिए भी संविधानों का निर्माण किया जाएगा और इस कैबिनेट मिशन की योजना में 3 प्रकार के संविधान, प्रांतों के संविधान की बात की गई। पहला ये किया गया कि उत्तर पश्चिमी प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिसमें पाकिस्तान, सिंध और ये लाहौर और जो एरिया था, उसके लिए प्रांतों के लिए अलग संविधान होगा। दूसरा, उत्तरी पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य जिसमें असम, बंगाल का हिस्सा इसमें शामिल होगा, उसके लिए अलग, प्रांतों के लिए अलग संविधान होगा। और शेष बचे भारत के लिए साधारण जो प्रांत है उनके लिए अलग संविधान होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रांतीय संविधानों का निर्माण किया जाएगा और तत्पश्चात ये प्रांतीय संविधानों के निर्माण के पश्चात इनकी जो प्रांतीय जो सभाएं होगी वो मिलकर के संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ी कठिन और कलिष्ठ सी कहते की योजना थी जो भारतीयों के लिए लागू की गई। उसके बाद में संविधान सभा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और इस संविधान सभा की जो योजना थी उसके अनुरूप 296 जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरों से इनका निर्वाचन हुआ। इसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 3, यूनियनिस्ट के 1, मुस्लिम यूनियनिस्ट के 1, अनुसूचित जाति के 1, कृषक समाज पार्टी कृषक प्रजा पार्टी के 1, अछूत जातीय संघ का 1, साम्यवादी का 1 और स्वतंत्र 8 सदस्यों का निर्वाचन हुआ।
और ये आप देख सकते हो कि इसमें आप भारतीय विविधता या जो विभिन्न जाति संप्रदाय वर्तमान में और हमेशा रहे हैं भारत में, उसकी झलक संविधान सभा में भी देखने को मिल सकती है। तो विभिन्न दलों ने या विभिन्न वर्गों ने अपने प्रतिनिधि खड़े किए, उनका चुनाव हुआ। ये सब प्रतिनिधि जब चुने गए तो 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में इसकी प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, लेकिन जब 3 जून 1947 को यह तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा, तब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया और 324 सदस्यों के साथ में इस संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। देशी रियासतों के जो सदस्य हैं वो समय समय पर संविधान सभा में शामिल होते रहे, लेकिन हैदराबाद से कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। और अब हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की जो कार्रवाई या जिस प्रकार का इसका वो रहा, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ये किस प्रकार से संविधान सभा का ये यात्रा रही। इस यात्रा में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में आयोजित हुई, जिसमें सत्येंद्रनाथ सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया और सभी सदस्यों ने अपने रजिस्ट्री कराई और अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पुनः शामिल हुई और उन्होंने अपने लिए एक स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया। इस संविधान सभा में पंडित नेहरू और सरदार पटेल 2 ध्रुव बने रहे और इन दोनों ध्रुवों के बावजूद इसमें जो सदस्य थे, इन सदस्यों में डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, पटाभा सीतारामबाई, दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऐसे अनेक विद्वान और निष्णांत जो वो थे इसमें शामिल हुए। तो अपने आप में कह सकते हैं कि जो संविधान सभा भारत के लिए बनी और उसमें जो विभिन्न लोग पहुँचे, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि भारतीयों के मन में उत्कंठा थी कि भारतीय संविधान जो है वो न केवल अच्छा बने बल्कि विश्व का श्रेष्ठ संविधान बने। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उद्देश्य प्रस्ताव जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें भारत किन उद्देश्यों को लेकर के या भारतीय संविधान में कौन सी वो तथ्य, वो बातें, वो उद्देश्य शामिल होंगे जिस पर हमको चर्चा करनी और संविधान का ढांचा खड़ा होगा, इस पर ये बात रखी गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहले बात रखी गई कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, अर्थात वो सार्वभौमिक होगा, उस पर किसी अन्य राष्ट्र का प्रभाव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये की गई कि भारतीय संविधान में जो प्रभु सत्ता है वो जनता में निवास करेगी, अर्थात जैसे भारतीय संविधान का जो प्रथम वाक्य है, हम भारत के लोग, उद्देशिका का जो प्रथम वाक्य है उसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, अर्थात ये जो लिया गया है ये उद्देश्य प्रस्ताव का था। तत्पश्चात ये तय किया गया कि जो संविधान बनाया जाएगा वो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा, अर्थात इसमें जो समाजशास्त्रीय या जो सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धि या राजनीतिक क्षेत्र की उपलब्धि या आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धि सभी लोगों में बंटवारा किया जाएगा ताकि न्याय की स्थापना की जा सके। इसके साथ ही भारतीय लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना व व्यवसाय की गारंटी मिलेगी, अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने मतानुसार धर्म, विश्वास, उपासना की छूट होगी, धर्मनिष्ठता का समावेश होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और इस प्रस्ताव पर 19 दिसंबर 1946 तक विचार विमर्श हुआ
और इस विचार विमर्श के बाद में 22 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और मंजूरी मिलने के बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसके अनुरूप विभिन्न समितियां जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी उसमें गठन किया गया, जिसमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों संबंधी समिति और प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान के लिए परामर्शदात्री समिति जो पहले बनाई गई थी, जिसने अन्य विश्व के संविधानों का अध्ययन किया। इस प्रारूप समिति, परामर्शदात्री समिति व अन्य मिलकर के उनको ये तय किया गया कि भारत के लिए संघ, राज्य व इनके विभिन्न जो प्रावधान होंगे, जो केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारा होगा, उसके लिए एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। उसको विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों, विधान परिषदों के सदस्यों, विभिन्न राज्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों, वकीलों, राजनीतिज्ञों और विभिन्न पार्टी के जो कार्यकर्ता, उन सबको भेजा गया और उनसे उनकी राय ली गई। इन सब लोगों की राय, उन सब बातों के बाद में 15 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक ये जो महत्वपूर्ण अवधि है, इस महत्वपूर्ण अवधि में प्रारूप पर गहन विचार विमर्श हुआ और इस प्रारूप पर गहन विचार विमर्श के बाद में संविधान सभा का ये जो प्रारूप है, जिसका अधिकांश जो मूल ढांचा वो तय किया गया और इसको संविधान का प्रथम वाचन किया गया। 16 नवंबर 1949 से लेकर के और एक लंबी अवधि तक संविधान का दूसरा वाचन हुआ, विचार विमर्श हुआ। तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम व महत्वपूर्ण वाचन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने इसको अधिनियमित, आत्मार्पित और पारित किया। और क्योंकि ये जो शब्द हैं वो उद्देशिका से लिए गए हैं और इन शब्दों की अपनी व्याख्या है और अपना महत्व है, इसलिए हमें इनको यहाँ उद्धृत करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के पारित होने के बाद ही इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को, कुछ प्रावधान 24 जनवरी 1950 को और शेष संविधान के प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस भांति इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा और लगभग 36 लाख रुपए खर्च हुए और देश के अनेक विद्वानों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने गहन विचार विमर्श, गहन वार्ताएं और साथ ही विभिन्न प्रकार के अंतर या विभिन्न मतों अंतर या बहस या विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होने के बावजूद भी इसको समावेशित किया, उसको एकत्रित किया और संविधान का निर्माण किया। इसलिए भारतीय संविधान को एक महत्वपूर्ण संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे ये था कि 26 जनवरी को हम 1929 से, जब 26 जनवरी 1929 को रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का झंडा फहराया और ये तय किया गया कि भारत एक पूर्ण स्वामित्व या पूर्ण सार्वभौमिक स्वामित्व वाला देश होगा। तभी से 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जा रहे थे। स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये संविधान सभा की यात्रा रही, लेकिन इन संविधान सभा की यात्रा के पश्चात भी संविधान सभा की जो आलोचना है वो की जाती रही है
और ये आलोचना के जो महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण जो उसको हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात तो यह है कि आलोचना जिन आधारों पर की जाती है वो ये है कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न माना जाए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान या भारतीय अधिनियम या भारतीय कानून के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप किया गया। अब आप जानते हो कि तत्कालीन परिस्थितियों में जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो ये कल्पना करना कि भारतीय पहले आज़ाद हो, तत्पश्चात उसमें एक संविधान सभा का गठन हो और गठन होने के बाद में वो संविधान का निर्माण करे, तो ये बड़ा मुश्किल है। 3 जून 1947 को जैसे ही ये उद्घोषणा हुई कि भारत का विभाजन होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो पदाधिकारी थे वो चाहते थे कि एक शांतिपूर्ण हल निकले, लेकिन जो जनता थी और जो कुछ अतिवादी तत्व थे उन्होंने भारत में दंगे फसाद शुरू कर दिए थे। तो ऐसे हालात में भारत में संविधान का निर्माण होना सभा का, और साथ में कहते हैं कि उसमें संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना बड़ा कठिन है। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों ने उस कैबिनेट मिशन योजना को अपना लिया और इसके प्रांतीय और जो रियासतें थी उसके लोग शामिल हुए, तो ये कहा जा सकता है। और उसके बाद में ही जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा तो ये स्वाभाविक रूप से बात स्पष्ट हो जाती है कि संविधान सभा अपने आप में प्रभुत्व संपन्न हो चुकी थी और उसने घोषणा कर दी थी कि वह किसी भी ब्रिटिश दबाव या अन्य के दबाव में संविधान का निर्माण नहीं करेगी, तो उसको हम प्रभुत्व संपन्न माना जाए। दूसरा ये कहा जाता है कि क्या संविधान सभा एक वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी? क्या इसने सभी जो स्टेक होल्डर्स है या जो वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व किया? तो ये कहना चाहूँगा मैं इस बात में कि बिल्कुल ये जो प्रतिनिधिक सभा थी और वास्तविक प्रतिनिधिक सभा थी, अगर हम स्वतंत्र होते और उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण करते तो भी ये ऐसी होती जैसी वास्तव में बनी। इसमें कांग्रेसी शामिल थे, सामाजिक क्षेत्र में स्थापित विभिन्न जो व्यक्ति हैं विद्वान वो शामिल थे, अम्बेडकर, अयंगर, राधाकृष्णन, हृदयनाथ कुंजरू, संथानम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। अल्पसंख्यकों में नेपाली, फारसी, सिख, मुस्लिम ये लोग शामिल थे। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जयकर ये शामिल थे। और अगर हम विभिन्न इसका अध्ययन करें तो मुस्लिम, अनुसूचित जाति, कृषक सभी लोग किसी न किसी रूप में इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा बनी वो एक तरह से वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी। इसका स्वरूप वैसा ही होता जो देश की आज़ादी के बाद बनी हुई सभा का होता। दूसरा ये था कि क्या भारतीय संविधान सभा जो बनी उसको लोकप्रिय अनुज्ञप्ति थी, क्या उसको इस प्रकार का लाइसेंस था या पब्लिक एक्सेप्टेंस थी? तो डेफिनेटली कि जिस प्रकार की बहस, विचार विमर्श और जो अनेक जो मुद्दे और जो प्रावधान रखे गए उसमें स्वाभाविक रूप से शामिल किया गया। यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता है कि इसको लोकप्रिय उन्मुक्ति थी, अर्थात वो जो संविधान सभा ने जो बातें, जो मुद्दे, जो अधिनियम, जो विधेयक पारित किए वो लोगों ने स्वीकार किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा को ये नियुक्ति थी। फिर ये कहा जाता है कि क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? स्वाभाविक रूप से उस समय जो भाग लेने वाले लोग थे जिसमें हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अनेक ऐसे लोग थे जो कानूनविद थे, कानूनों के विशेषज्ञ थे और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान को पर देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक तरह से कानूनों को या वकीलों का स्वर्ग है। तो डेफिनेटली इसमें आज वर्तमान परिस्थिति में कह सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इस भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिसमें अनेक गलियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वकीलों के लिए बनाया गया है, बल्कि उसमें जनता की छोटी से छोटी त्रुटि या जनता छोटी से छोटी बात के लिए उसको पनिशमेंट न दिया जाए,
भारतीय संविधान के लिए से कहा जाता है कि, या भारतीय न्याय के लिए कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसी कारण से इतने प्रावधान, ये इतने विस्तृत जो चीज़ें की गई वो भारतीय संविधान में रखी गई हैं, ताकि नव जो राष्ट्र या नव लोकतांत्रिक जो राष्ट्र बनने जा रहा था उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपस में बहस ना हो, एक आपस में उलझन ना हो, इसलिए इतनी सब चीज़ें रखी गई थी। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात ये रखी जाती है कि क्या संविधान सभा अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल हो पाई। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और विचारणीय है। 2002 में संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया, वेंकटचलैया आयोग। इसके बाद में भी अनेक इसमें संशोधन हुए हैं। अभी 140 या 150 के लगभग संविधान संशोधन हुए हैं और अनेक प्रवृत्तियां जो है कुशासन की विकसित हुई है। तो आज अगर वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि ये एक अपने आप में विवादित विषय है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन लोक प्रशासन का विद्यार्थी और संविधान के बारे में बातचीत करते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हम माने या नहीं माने, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा ने जो संविधान की संरचना की, जो निर्माण किया, जो सृजन किया और जिसको हमारे सामने रखा और जिसको जिस भावना के साथ में लागू करने के लिए कहा गया, वो अपने उद्देश्य में सफल रही। क्यों? क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के शासन स्वरूप, शक्तियों के विभाजन, संघ, प्रांत, आपस में विभाजन, शक्तियों का एकता बनाए रखना, विविधता बनाए रखना, ये अपने आप में कठिन विषय है। ये कुछ साधारण विषय नहीं है कि हम आज भारतीय संविधानकर्ताओं को या भारतीय संविधान के प्रारूप करने वाले व्यक्तियों को इस बात के लिए आलोचना की जाए कि उन्होंने साहब कह दी कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं रखा, उन्होंने मार्शल लागू जैसे क्यों शासन क्यों नहीं रखा, उन्होंने कठोर प्रावधान क्यों नहीं रखे। आप कल्पना कीजिए कि जब 135 करोड़ लोगों के बारे में बातचीत की जाती है तो आप अनेकों धर्म, संप्रदाय, जाति, राजनीति, इन सब को जब एक विहंगम दृष्टि में या एक विशाल दृष्टि में देखते हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए प्रावधान नहीं कर सकते, बल्कि एक सर्वसाधारण प्रावधान किया जाता है। इसी का स्वरूप है कि भारतीय जो संविधान है उसमें उस समय 395 अनुच्छेद रखे गए, 10 अनुसूचियाँ रखी गई, अनेक परिशिष्ट रखे गए, अवशिष्ट शक्तियाँ रखी गई। ये सब जो कल्पनाएं की गई ये अपने आप में बहुत गौरवशाली है। और मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि भारतीय संविधान सभा अपने वास्तविक उद्देश्यों में सफल हुई और उसने जो संविधान रखा वो 17 सालों से लगातार चला आ रहा है। संशोधन होना एक अलग बात है, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है वो आज भी जिंदा है। ये अलग बात है कि सरकार और कार्यपालिका उसमें तोड़ मरोड़ करती रहती है, लेकिन संविधान अपनी जगह पर स्थिर है और स्थिर रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। साथ में ही अब बातचीत करना चाहेंगे कि जो संविधान सभा है इसके समक्ष वो कौन से उद्देश्य थे या वो कौन से बातें थी जिनको लेकर के संविधान का निर्माण किया गया। सबसे पहला बात उद्देश्य ये था कि भारतीय विविधता की रक्षा करते हुए एकता बनाए रखना है। इसमें ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिश्नर थे और साथ में रियासतें थी। रियासतें सहयोग नहीं कर रही थी, ब्रिटिश प्रांत का अपना ढांचा था और साथ ही जो विभिन्न स्टेक होल्डर थे वो जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान, मूल निवास पर अटके हुए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में उसके सामने उद्देश्य था कि भारतीय विविधता की रक्षा करते हुए एकता बनाए रखा जाना चाहिए। कटक से लेकर के अटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें विभिन्न विविधता होने के बावजूद भी भारतीय लोगों ने भारतीय संविधान को उन्होंने स्वीकारा है। इसका मतलब है कि हमने एकता बनाए रखी। दूसरा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन की बड़ी मांग थी। तो ये स्वाभाविक रूप से संविधान सभा के समय उद्देश्य था कि एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जाए, लोकतांत्रिक शासन का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए भारतीय संविधान ने व्यवस्था की। तीसरा ये था कि जिस प्रकार से तानाशाही शासन जो जर्मनी में और
इटली में हुआ और उसके बाद में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षाओं के लिए बात की गई और दूसरा विश्व युद्ध इसी आधार पर लड़ा गया, तो स्वाभाविक रूप से बात की गई थी कि भारतीय संविधान में भी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रावधान होने चाहिए। और उसी का परिणाम है कि भारत में मौलिक अधिकार रखे गए हैं, वाक, व्यवसाय, धर्म, उपासना, उनकी स्वतंत्रता रखी गई है, निवास की स्वतंत्रता रखी गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में उद्देश्य थे, उसको पूरा किया गया। फिर यह था कि सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। तो भारतीय शासन का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है, उसमें विभिन्न प्रावधान किए गए, नीति निर्दिष्ट तत्व रखे गए। केंद्र और राज्य को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करे और अपने संसाधनों का उपयोग जन कल्याण और लोक कल्याण के रूप में लगाएंगे। इसीलिए हमारे राज्य का या भारतीय राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। धार्मिक निरपेक्षता और साथ में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए बात की गई। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें किसी भी धर्म, जाति, धर्म, व्यवसाय इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। अल्पसंख्यक अपने विभिन्न प्रकार के त्यौहार, उत्सव, वेशभूषा, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, तो ये रखी गई। और साथ में ये बात महत्वपूर्ण जो बात रखी गई कि कानून का शासन हो, व्यक्ति का शासन नहीं हो, इसलिए संविधानवादी शासन की स्थापना की उद्देश्य संविधान सभा के सामने था, जो उसने बिल्कुल बखूबी पूर्ण किया। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा कानून है, व्यक्ति नहीं है। ये बात भारत के 70 साल के राज में ये तय हो गया है कि कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। कानून की रक्षा के लिए संविधान सभा है, विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभाएं हैं, संसद है और साथ में कहते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से अगर ये सब लोग अगर अपने उत्तरदायित्व में निष्फल हो जाते हैं तो भारतीय जनता कहीं न कहीं विभिन्न आंदोलनों, विभिन्न प्रयासों के द्वारा अपने संविधान की रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से अब हम ये कहना चाहेंगे कि साहब जो भारतीय संविधान सभा उसकी उपलब्धियाँ बहुत छोटे और सूक्ष्म शब्दों में कहेंगे कि सबसे पहली बात है सहमति से निर्णय। इतने बहस, इतने डिस्कोर्स, इतने वाद विवाद, विश्व के अनेक दृष्टांत, संविधान, योजनाएं, विश्व की शासन प्रणालियां, इन सब के होने के बावजूद भी भारतीय के लिए जो संविधान बनाया गया उस पर सहमति से निर्णय हुए और संविधान सभा ने अपने आम सहमति दिखाते हुए संविधान का निर्माण किया। दूसरा है कि विश्व के विभिन्न संविधानों से, विभिन्न शासन प्रणालियों से हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो समायोजन किया वो इसमें परिवर्तन के साथ चयन की कला, अर्थात जो हमने लिया वो भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए या भारतीयों के अनुरूप या भारतीय आवश्यकता के अनुरूप उसका हमने चयन किया है और उसी को हमने स्वीकार किया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान का निर्माण किया वो अपने आप में न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसकी चर्चा करें और इस बात की रखें कि वास्तव में भारतीय संविधान जो है वो न केवल अनूठा है बल्कि विश्व में अनेक जो राष्ट्र हैं उन्होंने भारतीय संविधान का अनुकरण किया है। ये भारतीय संविधान सभा और भारतीय जिन मनीषियों ने इसका निर्माण किया उनके लिए उपलब्धियां और गौरव का विषय है। जय हिंद, जय भारत।